हेलो डियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस में केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आप सब जानते हैं, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे क्या है। तो अगर बात करें हम रसायन विज्ञान की उत्पत्ति की, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति एक शब्द है हमारा, ग्रीक वर्ड है हमारा कीमिया। कीमिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, ठीक है ना। और ये कीमिया शब्द आया कहाँ से, तो एक मिस्र, हमारा मिस्र को हम जिसको बोलते हैं इजिप्ट, तो इजिप्ट एक देश है, ठीक है ना। वहाँ के लोगों के द्वारा एक वर्ड दिया गया था कीमिया, जिसका मतलब था काली मिट्टी। तो इसकी उत्पत्ति हमारी किस वर्ड से हुई है या किस शब्द से हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है, ठीक है। आगे आती है बात कि भाई रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो आप जानते हैं एंटोनी लेवोसियर एक हमारे वैज्ञानिक हैं जो फ्रेंच के हैं, मतलब फ्रांस के हैं, फ्रेंच वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने इसकी खोज की है, एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि भाई केमिस्ट्री है क्या। उत्पत्ति हमने जान ली, केमिस्ट्री का जनक जान लिया। अब बात आती है कि रसायन शास्त्र है क्या, तो केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री भी एक विज्ञान की शाखा है। तो कह रहे हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी पदार्थ के, बात आ रही किसी पदार्थ के, पदार्थ की किन किन चीज़ों का हम बात करेंगे। पदार्थ के गुणधर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़, संगठन मतलब कंपोजिशन, संरचना उसकी स्ट्रक्चर, परिवर्तन मतलब चेंजेस। गुणधर्म का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, उसके किस प्रकार के गुण हैं, वो किन चीज़ों से मिलके बना है, और उसके आंतरिक संरचना क्या है, किस प्रकार की संरचना है, और उसमें कौन कौन से चेंजेज होते हैं, उसकी मतलब अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था पदार्थ। तो जरा बताते हैं भाई पदार्थ क्या है। तो अगर हम बात करें पदार्थ क्या है, तो पदार्थ कोई भी चीज़ जो क्या करे, स्थान घेरे, मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस करे, ठीक है ना। जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, ठीक है ना, उसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाए, उसके अंदर अवस्था का परिवर्तन हो, और जिसे हम छू कर क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, मतलब फिजिकल होता है, ठीक है ना। उसके अंदर चेंजेस होते हैं और उसके अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और उसमें से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लिखी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसने स्थान घेरना है, भार होता है, उसका जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, जिससे हम छूकर अनुभव कर सकते हैं, हर एक चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो द्रव्यमान होता है और एक हमारा भार होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो पूछा भी गया है, तो आप याद रखेंगे द्रव्यमान हमारा एक अदिश राशि, अदिश आप जानते हैं कुछ राशियां ऐसी होती है भौतिक विज्ञान के अंदर जिनमें केवल क्या दिया जाता है, परिमाण दिया जाता है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं शो करता है, दिशा नहीं दी जाती, तो उसे कैसी राशि कहते हैं, अदिश। और जिसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ हमारी दिशा भी दिया होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो दिया ही दिया होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी क्लियर होता है। तो ऐसी राशियां कहलाती है सदिश। तो भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक आपकी अदिश राशि है। और द्रव्यमान के बारे में जानेंगे कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होता है, लेकिन हमारा जो वेट होता है या भार होता है ये बदलता रहता है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता क्या है, m इंटू जी। जी का मतलब जानते हो आप लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। और गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है ना हमारा, हर जगह बदलता है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी पे आएंगे या पृथ्वी से चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारे द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया है तो याद रखना द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कन्फ्यूज कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो चाहे हम चंद्रमा में जाएँ, कहीं भी जाएँ, मतलब द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम इसकी भार की, आप जानते हैं चंद्रमा में जो हमारा जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान का कितना, 1/6 है। तो सपोज अगर आप लोग यहाँ पे कितने केजी के हैं, 60 केजी के हैं, तो चंद्रमा पे जाने पे भी 60 केजी के रहेंगे, किसके अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें किसकी, मास की बात करें। तो अगर यहाँ पे आपका पृथ्वी पे आपका द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पे भी कितना होगा, 60 किलो। लेकिन अगर बात आती है भार की, तो पृथ्वी पे अगर आप लोगों का भार कितना है, 60 केजी है, तो जब हम लोग कहाँ जाएंगे, चंद्रमा पे, तो कितना हो जाएगा भाई, m इंटू जी करना, तो जी का मान कितना है, 1/6 हो जाएगा इसकी, ठीक है ना। और वहाँ पे 1/6 होने का मतलब कितना है, अगर हम 9.6 और अपान में कितना करेंगे, 6, मतलब 9.88। हमारा पृथ्वी पे कितना मान है भाई, जी का 9.8 है, इसके अपान में 6 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा, कुल मिला के 1/6 गुना होगा किसका, पृथ्वी का, ठीक है ना, चंद्रमा पे जाने पे। तो भार बदलेगा ना कि द्रव्यमान।
आगे बात आती है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं। तो भाई स्टेजेज ऑफ मैटर क्या होती हैं, तो देखिए पदार्थ की अवस्थाओं को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो उसकी भौतिक अवस्था और दूसरी उसकी रासायनिक अवस्था, मतलब तो फिजिकल स्टेट है, दूसरी हमारी केमिकल स्टेट है। अगर भौतिक अवस्था के अंदर बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और एक हमारी है पांचवी बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था। तो मतलब कितनी अवस्थाओं में बांटा गया इसको, 5 प्रकार की। अगर रासायनिक अवस्था में बात करें तो कितने हमारे तत्व यौगिक मिश्रण, मतलब 3 अवस्थाओं में बांटा गया इधर, ठीक है ना। तो सभी लोग देखते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट में बात क्या आती है, सबसे पहले आती है बात सॉलिड, लिक्विड और किसकी हमने बात करनी है, गैस की। आप सब जानते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं तो ये को सब सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी हमारे किससे मिलके बनी है, अणुओं से मिलके बनी है। तो इनके जो अणु होते हैं सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर सुनी होगी, सॉलिड जो होते हैं उनके अणु जो बहुत पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं, क्योंकि उन अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जिसको अंतराणविक बल या इसी को इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो अब जिनके अणु बहुत पास पास होंगे, मतलब बहुत घने घने उनके अणु हैं, इसका मतलब इनका घनत्व भी कैसा होता है, ज़्यादा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनका आकार, आकृति, आयतन सब कैसा होता है, निश्चित। आकार, आकृति, आयतन मतलब ये तो वॉल्यूम हो गया, आकार हमारा क्या हो गया, साइज हो गया, और आकृति हमारी क्या हो गई भाई, शेप हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका सबका निश्चित आकृति, आकार, आयतन होता है। घनत्व तो कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है ना। अंतराणविक बल भी कैसा होता है, सबसे ज़्यादा लग रहा होता है। इसी कंपेयर में हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का क्या होता है कि आकृति और आकार कैसा होता है, अनिश्चित। मतलब जैसे हम ग्लास में डाल दें तो ग्लास की आकृति ले लेगी, आकार भी इसका कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है। लेकिन आयतन फिक्स है। अगर 1 लीटर पानी है तो अगर हमने उसको मान लो जग में डाला है तब भी 1 लीटर होगा, ठीक है ना। अगर ग्लास में डाल रहे हैं 2-3 ग्लास के अंदर उसको, तो तब भी कितना रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। तो आयतन तो निश्चित है। अगर बात करें इसके घनत्व की, तो तुमने सुना होगा कि जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस में अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उनके अणु दूर दूर होते हैं। तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, ठोस से कम होगा, लेकिन गैस से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और ऐसे अंतराणविक आकर्षण बल की बात करी जाए तो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स होगा, ट्रैक्शन फोर्स, वो कैसा होगा, ठोस से कम होगा, द्रव से, और उससे गैस से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। गैस में अगर बात करें तो गैस का ना तो हमारा निश्चित आकार, ना निश्चित आकृति, और ना ही निश्चित आयतन, मतलब तीनों चीज़ें क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। घनत्व की बात की जाए तो इसके मॉलिक्यूलर बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण से इसका घनत्व कैसा होगा, दोनों से कम होगा, ठोस से भी, द्रव से भी। और जब दूर दूर है, इसका मतलब उनके दूर दूर होने का कारण क्या है कि उनके बीच जो लगने वाला बल है अट्रैक्शन का, वो भी कैसा है, बहुत कम है, लीस्ट है, इसीलिए वो दूर दूर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया घनत्व। घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो घनत्व का हम पूछे अगर आपसे मात्रक, तो कैसे, क्या आप कोई मात्रक बताना चाहे भाई, बता दो। तो कोशिश करेंगे सभी लोग पॉज करके बताने की, बाकी मैं बता रहा हूँ नीचे। देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, मतलब मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू क्या, डेंसिटी। तो अगर यहाँ से घनत्व बराबर निकालेंगे तो द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा, आयतन। तो वही लिखा हमने, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखा है, मास अपान में वॉल्यूम। तो आप जानते हैं द्रव्यमान का यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और वॉल्यूम का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, और माइनस का क्या लिख सकते हैं, पावर में 3। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने डेंसिटी की क्या बताई, यूनिट, तो केजी पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट स्टेट हमारी है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है ना। तो देखिए जो प्लाज्मा स्टेट होती है नेचुरल नहीं होती है, नेचर में मतलब प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलती है, इसको हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर तैयार करते हैं कहीं ना कहीं। चलो अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसे तैयार होती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई वैक्यूम ट्यूब है, तो ये वैक्यूम ट्यूब जानते हैं ना, जिसके अंदर निर्वात है, वैक्यूम का मतलब निर्वात है, निर्वात नली है कोई ये, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है कि आप जानते हैं हमारी कुछ अक्रिय गैसें होती है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सारी हमारी अक्रिय गैस आती हैं, जिनको हम शून्य वर्ग के अंदर रखते हैं। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी, वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी गैसेस आपकी भरी होती है, इनमें से मतलब कोई भी गैस भरी हो सकती है वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो जब उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डालने का मतलब जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ अगर करंट करेंगे, मतलब जब ये इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, जिस वैक्यूम ट्यूब के अंदर इनमें से कोई भी गैस भरी हो सकती है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करेंगे, तो देखा होगा इसके अंदर स्पार्क जनरेट होता है। जब ये स्पार्क जनरेट होता है, यही जो स्टेट होती है, इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा की स्टेट, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें कि ये प्लाज्मा स्टेट का यूज कहाँ है हमारे दैनिक जीवन में, तो बस वही मेन चीज़ है। तो हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है, ट्यूबलाइट में। हालांकि आजकल ट्यूबलाइट का यूज तो धीरे धीरे कम हो गया है, या फिर उससे अभी नियॉन लैंप हमारे होते हैं, उनमें भी हमारा इसी का यूज होता है, प्लाज्मा की स्टेट का।
और एक आपकी मरकरी होती है। मरकरी एक तो हमारा ग्रह है, वो नहीं है मरकरी, और एक मरकरी हमारा एलिमेंट होता है, वो भी नहीं है। मरकरी आप लोगों ने देखा होगा कई जगह लाइट वाइट के लिए यूज होती है, एक इक्विपमेंट होता है हमारा लाइट का, ठीक है। तो पूछा यह जाता है कि जो हमारा मरकरी होता है, मरकरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मरकरी ही भरा जाता है। Hg एक हमारा एलिमेंट होता है जिसको हम पारा कहते हैं या इसी को मरकरी बोलते हैं। तो ये मरकरी के अंदर मरकरी भरा जाता है, और ये किस अवस्था में भरा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इसको वाष्प अवस्था में भरा जाता है या वेपर स्टेट में इसको भरा जाता है, पूछा जाता है आपसे। साथ ही साथ इसकी बात थोड़ी करते हैं, जैसे हमारा एक है CFL, आजकल तो CFL का भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो CFL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई कई पेपर में, तो कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, फ्लोरेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी हुई है। और फिर आगे हमारा है LED, तो LED क्या होता है, हमारा लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और LCD की अगर बात करें तो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एक स्टेट और हमारी, एक स्टेट हमारी बचती है भाई बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट या बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। आप एक चीज़ जानते होंगे, आप लोगों ने जब केमिस्ट्री इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ी होगी तो वहाँ पे चार्ल्स और बॉयल के नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने केमिस्ट्री में। तो जैसे वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो P होता है और ये P का मतलब है प्रेशर और T का मतलब है टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर P बढ़ेगा तो T क्या होगा, कम होगा। अगर T बढ़ेगा तो P क्या होगा, कम होगा। मतलब दोनों की एक ही चीज़ है। यहाँ पे हमने T लिख दिया तो नीचे P आ गया, ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो एक चीज़ हमको ये पता चलती है कि हम जितना ज़्यादा P बढ़ाएंगे, मतलब किसी चीज़ का प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों की स्टेज को बदला जाता है, ठीक है ना। और इसका दैनिक जीवन में कुछ खास प्रयोग अभी तक हुआ नहीं है बोस आइंस्टीन का। बस आपसे याद रखने के लिए याद रखना है कि 5वीं अवस्था हमारी बोस आइंस्टीन अवस्था है। बस ये केवल अभी तक कहाँ पर हमारी जनरेट की गई है, लेबोरेटरीज के अंदर जनरेट की गई है। इसका दैनिक जीवन अभी तक प्रयोग भी नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना है कि जो हमारा प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो ताप का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब ताप बढ़ेगा तो प्रेशर बहुत कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा ताप बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा कम, या जितना ज़्यादा हमारा दाब बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा ताप क्या होता जाएगा, कम। इसी के द्वारा हम लोग चेंजेस ऑफ स्टेज करते हैं, ठीक है ना। तो बस इसका यूज करके यही स्टेज हमारी निकाली गई, बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो मतलब पदार्थ की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, चलिए बात करते हैं। आप लोग सब जानते हैं, जैसे हमारा जल है, जल का मतलब कौन सी स्टेट हो गई, हमारी लिक्विड स्टेट हो गई, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जैसे हम जल का टेम्परेचर, ध्यान देना अभी टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को हमने कम किया। तो जैसे तापमान हम कम करेंगे और लगभग ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो ये जो जल है हमारा किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। आप सब जानते हैं किस में चेंज हो गया, ये आइस में चेंज हो गया। और आइस एक प्रकार की कौन सी स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कम किया, तो ये किस में बदला है, बर्फ़ में बदला है, ठीक है ना। ठीक है, सपोज अगर यही अब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब की बार हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर को जब हमने बढ़ाया तो ये जो हमारा क्या था भाई, सॉलिड में चेंज हो गया था। अब ये अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और 4 डिग्री कर दिया हमने, मान लो, ठीक है ना। 0 डिग्री से कुल मिला के जैसे ही ऊपर आ जाएगा टेम्परेचर, तो ये बर्फ़ क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। और एक हम टेम्परेचर यहाँ पे बता रहे हैं 4 डिग्री क्या है कि जल का घनत्व, जल का घनत्व सबसे अधिक, क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे होता है, तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे ही हमने मतलब बर्फ़ जब था 0 डिग्री स्टेट, मतलब जब टेम्परेचर था तो बर्फ़ में बदला था हमारा जल। अब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर को बढ़ाया है, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर से ये बर्फ़ हमारी किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी, ये कहें तो जल में चेंज हो जाएगा। और जल में चेंज होने का मतलब फिर से क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया, ठीक है ना। अब अगर इस लिक्विड के टेम्परेचर को, अगर इस लिक्विड के टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे और लगभग हमने कितना कर दिया होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप जानते हैं जल क्या हो गया, उबलेगा भी। ये उबलने का मतलब किस में चेंज हो जाएगा भी, ये वाष्प में चेंज होगा। और वाष्प में चेंज होने का मतलब कौन सी स्टेट हो जाएगी, गैस। मतलब ये वेपर में चेंज होने लगा, तो वेपर की जो स्टेट है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, गैस बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये जल जो था जब टेम्परेचर को कम किया, जब ये क्या बनने लगा था, बर्फ़ बनने लगा था। तो बर्फ़ का बनने का मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री करते हैं जल से बर्फ़ में बदलने के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं हिमांक बिंदु। आपसे पूछा जाता है हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर जाता है, मतलब बर्फ़ जब गलना प्रारंभ करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री से जस्ट ऊपर का जो पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। और जब हमने इस जल को फिर क्या किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला, मतलब 100 डिग्री पे जाके उबला, तो ये जो जल का क्वथनांक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस में बदलने लगा, ये वाष्प में बदलने लगा। फिर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो आप जानते हैं यही जो वाष्प होती है ये फिर से क्या बनने लगती है, जल की बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है ना। तो जब ये जल की बूंदों में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी स्टेट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग संघनन अवस्था बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन अवस्था, कंडेंसेशन। तो जब हमारा टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये वाष्प में बदला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर बदलें मतलब कम करेंगे तो ये संघनन की अवस्था आएगी, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। मतलब जो वाष्प है वो जल की बूंदों में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। और आपसे पूछा जाता है कि भाई जो हमारी पृथ्वी पे वर्षा होती है किसके कारण होती है, तो ये वर्षा किसके कारण होती है, संघनन के कारण होती है। तो वर्षा का क्या कारण क्या होता है, हमारा संघनन होना होता है। भाई होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जल वाष्प मतलब जो जल होता है गर्मी पा करके वाष्प बन के ऊपर जाता है, और ऊपर जाके टेम्परेचर ऊपर जैसे ही जाते जाते टेम्परेचर होता है कम, तो वही जो हमारा वाष्प होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बादलों में होता क्या, वही पानी भरा रहता है, और जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। तो वर्षा किस कारण से होती है, तो आपसे पूछा जाता है, तो संघनन आप बताएंगे। इस प्रकार से हमने देखा टेम्परेचर को घटा के या फिर बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या करते हैं, चेंजमेंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग को पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है, मिश्रण पढ़ना है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए। धन्यवाद।